पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया जहां की हालत बद से बदतर हो गई है। आज पाकिस्तान के लोग जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग खाने पीने की बेसिक चीजें जैसे कि आटा, दाल, चावल, सब्जियां, ग्रोसरी, इन सब के लिए भी तरस रहे हैं। हालात यहाँ तक हो चुके हैं कि यहाँ के लोग लूटपाट, चोरी डकैती, यहाँ तक कि जान लेने पर भी उतर आए हैं, वो भी सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व भी अब खत्म होने की कगार पर आ गया है, जिससे ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान जल्द ही बिकने वाला है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की इस हालत को देखते हुए अब वहां पर लोग रहना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में करीबन 8 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर अन्य देशों में चले गए हैं। आखिर क्यों आज पाकिस्तान इस मोड़ पर पहुंच गया है कि जहां उसकी मदद करने तक को कोई तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, जिसने पाकिस्तान को लगभग 20 से भी ज्यादा बार आर्थिक मदद की है, अब वो भी पाकिस्तान की मदद करने से पीछे हट चुका है। लेकिन सवाल ये है क्यों? आखिर क्यों विश्व के ज्यादातर देश अब पाकिस्तान को आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? आखिर पाकिस्तान ने ऐसी क्या गलतियां की हैं जिसकी सजा आज पाकिस्तान खुद भुगत रहा है, और हमें उन गलतियों से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की इस हालत के लिए जिम्मेदार उन बातों की जिसने पाकिस्तान को आज हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहली चीज जो पाकिस्तान में हमेशा से हो रही थी वो थी वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब यह है कि वहां की सरकार कभी भी स्थिर रूप से काम नहीं कर पाई। वहां की किसी भी सरकार द्वारा कभी भी किसी तरह का कोई लॉन्ग टर्म विजन बनाया ही नहीं जा सका, जिसके चलते वहां के नागरिकों को ना तो अच्छी एजुकेशन मिल सकी, ना ही अच्छी हेल्थ मिल सकी, और ना ही वहां डेवलपमेंट हो पाया। किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर कोई भी दूसरे देश या बिजनेसमैन तभी पैसा लगाते हैं जब उस देश की सरकार स्टेबल हो। पाकिस्तान में किसी भी वक्त प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं और किसी भी वक्त वहां आतंकवादियों द्वारा गोलियां बरसाई जाती हैं, और किसी भी वक्त वहां पर लोग सड़कों पर निकल आते हैं, जहां पूरे हफ्ते में 4-4 दिनों तक के लिए मार्केट्स बंद हो जाते हैं। तो जरा सोच कर देखिए कि इस तरह के माहौल में कौन सा देश या कोई बिजनेसमैन अपना पैसा लगाना पाकिस्तान में पसंद करेगा। और पाकिस्तान इन सबको कंट्रोल करने में कामयाब नहीं रहा है, ये बात साफ है, जिसके चलते पाकिस्तान को कोई अच्छा इन्वेस्टर नहीं मिल पाया है, या यूं कहें कि पाकिस्तान में निवेशकों का कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं रहा, जिसके चलते पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व कभी बढ़ ही नहीं पाया। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर हमेशा से विवाद रहा, जिसके चलते पाकिस्तान ने भारत के साथ 4 युद्ध किए, और इस युद्ध में खूब पैसा खर्चा किया गया। जहां उस वक्त पाकिस्तान को अपने नागरिकों की गरीबी, शिक्षा, हेल्थ, डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपने ईगो के चलते भारत से लड़ता रहा। भारत तो मजबूत है, वो झेल गया, और जब पाकिस्तान की जनता भूख से मर रही थी, जब पाकिस्तान की GDP में बुरी तरह से गिरावट देखी जा रही थी, उस वक्त पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग और भारत के साथ कारगिल जैसे युद्ध कर रहा था। जरा सोच कर देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है किसी भी देश के लिए कि वो अपने नागरिकों के प्रति कोई जिम्मेदारी ही नहीं समझते हैं। और इन्हीं सब के चलते पाकिस्तान ने अपने सारे रिसोर्सेज जैसे कि गरीबी, शिक्षा, हेल्थ केयर, डेवलपमेंट, इन सबको इग्नोर कर सारा पैसा अपनी आर्मी और अपने वॉर पे लगा दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हो सकता है कि उसको ईगो सेटिस्फैक्शन मिला हो, लेकिन जनता को क्या मिला? कटोरा जो खाली है, जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान उबर ही नहीं पाया। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1948 में यह बताया गया कि 70% पैसा पाकिस्तान ने मिलिट्री पर खर्च किया, जिसके चलते वहां की सरकार से ज्यादा वहां की आर्मी मजबूत हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी को मजबूत करने का काम करता है वहां का एक लॉ। इस लॉ का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। इस लॉ के अनुसार पाकिस्तान में कोई भी सिविलियन या मिलिट्री अगर चाहे तो पावर को रीस्टोर करने के लिए, या फिर कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, या फिर देश में स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए सरकार के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ को तोड़ सकती है, जिसका फायदा पाकिस्तान मिलिट्री आज तक उठाती आ रही है। और इस लॉ की वजह से वहां की आर्मी की पावर वहां के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा हो जाती है। और इसी लॉ के चलते पाकिस्तान में आजादी से लेकर अब तक टोटल 29 PM बदले जा चुके हैं। और इसमें मजेदार बात यह है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाता, या तो उसे मिलिट्री द्वारा सत्ता से हटा दिया जाता है या फिर उसे मरवा दिया जाता है, जिस वजह से भी पाकिस्तान में हमेशा से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। वहां के नागरिकों को कोई ऐसा नेता मिल ही नहीं पाया जो देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, वहां के नागरिकों के बारे में सोचे। पाकिस्तान का कोई लॉन्ग टर्म प्लान है ही नहीं।
जिससे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आकर निवेश करें और पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व बढ़े। ना ही पाकिस्तान को आज तक कोई ऐसा लीडर मिल पाया जो इन सारी समस्याओं पर कभी ध्यान दे पाए, बल्कि इन सब के उलट पाकिस्तान अपना ध्यान परमाणु हथियार बनाने तथा भारत से लड़ने में करने लगा, जिसके लिए उसे काफी खर्चा उठाना पड़ा। इसके अलावा तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा, ISIS, इन सारे जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को बनाने में पाकिस्तान ध्यान देता रहा। और ये सारे ग्रुप्स पाकिस्तान आर्मी के द्वारा ट्रेन किए गए हैं, वो भी इस्लामिक जिहाद के नाम पर। इस वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इमेज टेररिज्म को फंड देने वाली कंट्री जैसी बन गई, जिस वजह से पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर कई मामलों में ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा बनाए गए इन टेररिस्ट ग्रुप्स ने हमला करने के मामले में पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा और इन आतंकवादी संगठनों द्वारा पाकिस्तान पर कई बार हमला भी किया गया, जिसे रोकने के लिए भी पाकिस्तान को काफी खर्चा उठाना पड़ा। अगर सरल शब्दों में कहें तो पाकिस्तान इन आतंकवादी संगठनों को बनाने में पैसा खर्चा करता है और फिर इनके द्वारा पाकिस्तान में फैलाए जा रहे आतंक को कंट्रोल करने में पैसा खर्चा करता है। क्या बात है, क्या दिमाग लगाया ना। और पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पैदा हुआ वो दूसरा कारण जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस कगार पर पहुंचा हुआ है, वो है लगातार बढ़ता हुआ कर्ज। जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ की पार्लियामेंट से ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी ज्यादा पावरफुल है और जब भी पार्टी सत्ता में आती है, जो भी आती है, और उसे ये लगता है कि उसे अब हटाया जा सकता है, तो वो कुछ ऐसी स्कीम निकालती है जिससे वहाँ के लोग उस सरकार के खिलाफ विद्रोह करना बंद कर देते हैं, जैसे कि लोगों को सब्सिडी देना आदि। और सब्सिडी देने के लिए पैसा कहां से आता है? ये तो पैसा IMF द्वारा लिया जाता है कर्जे के रूप में, और जब वो सरकार हट जाती है तब दूसरी सरकार आती है और पिछले कर्जे को चुकाने के लिए और कर्जा लेती है, क्योंकि उसे भी सत्ता से हटने का डर लगा रहता है। इस वजह से वो भी कुछ इसी तरह की स्कीम लेकर आती है जिससे जनता को ये लगता है कि ये सरकार उनके लिए कुछ कर रही है, और ऐसे करते करते पाकिस्तान कर्जे में डूबता चला गया। और रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की आजादी से लेकर आज तक पाकिस्तान पर लगभग $300 बिलियन का कर्जा हो चुका है, जो कि उनकी GDP का लगभग 79% है, जिसे चुका पाना अब पाकिस्तान के लिए लगभग असंभव सा हो गया है। और अब जब पाकिस्तान इस हालत में पहुंच गया है तो उसकी तीसरी सबसे बड़ी वजह है करप्शन। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री में इस हद तक करप्शन है कि IMF द्वारा जो भी पैसा पाकिस्तान को कर्ज के रूप में दिया जाता है वहां की जनता के लिए, वो सब ये लोग खा लेते हैं, दबा लेते हैं, और ये पैसा जिस उद्देश्य से दिया जाता था वो कभी पूरा ही नहीं हो पाता। दोस्तों, IMF किसी भी देश को कट इसलिए देता है ताकि वो देश डेवलपमेंट कर सके, अपने देश की गरीबी को दूर कर सके तथा अपने देश में फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा सके। लेकिन पाकिस्तान इन सब में फेल हो गया, और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज पाकिस्तान को न केवल IMF बल्कि दूसरे अन्य देशों से भी कोई मदद नहीं मिल रही, क्योंकि पाकिस्तान में 33% इंडस्ट्री मिलिट्री के अंडर में है, और जो भी पैसा मिलता है उसका यूज मिलिट्री वेपन्स बनाने में, आतंकवाद फैलाने में और युद्ध करने में खर्चा कर दिया जाता है। इसलिए IMF अभी ये समझ गया है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका है और उस पर ऑलरेडी इतना कर्जा हो गया है कि वही कर चुकाने में पाकिस्तान अब असमर्थ है। इसके अलावा IMF इस बात पर भी गौर कर रहा है कि पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है और आधे से ज्यादा कंट्रोल आर्मी का है जो कि करप्टेड है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब IMF के साथ साथ अन्य देशों ने भी पाकिस्तान को मदद देने से इनकार कर दिया है। इन सब चीजों से भारत को क्या सीखने की जरूरत है?